हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो हम खुशी के साथ एक कह सकते हैं कि हम अपने प्रीक्योर को वापस ले आए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सितंबर का प्रीक्योर था वो हम अपलोड नहीं कर पाए बिकॉज मोस्ट ऑफ आर टीम मेंबर्स वर बैटलिंग थ्रू कोविड। बट नाउ वी आर राइट बैक ऑन ट्रैक। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी मंथ अक्टूबर में ही आपको सितंबर और अक्टूबर का कंपाइल करके प्रोवाइड कर दें। ठीक है जी। तो आज का हमारा प्रीक्योर है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारा पीसीएम बैच वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस वीक तक ही ओपन है। आइए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका कि सेंटर इज वर्किंग ऑन रिजुविनेशन ऑफ 13 रिवर्स अक्रॉस द कंट्री। तो सरकार काम कर रही है रिजुविनेशन ऑफ 13 रिवर्स पर। ठीक है जी। और उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई है। तो ये सरकार ने अनाउंस किया रिसेंटली। जो हमारा कावेरी कॉलिंग मूवमेंट था जो लास्ट ईयर ईशा फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया था, तो उसकी एनिवर्सरी पर सरकार ने ये हमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है। और जो आपकी 13 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो भी यहाँ मेंशन है। तो अगर हम कावेरी कॉलिंग मिशन के बारे में ही बात कर लें तो कावेरी बेसिकली हमारी, हम उसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। और ये आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है जी। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं आपको प्रीलिम्स में आ जाते हैं। सो बेसिकली कावेरी कॉलिंग मिशन आपका एक तरीके से ट्री प्लांटेशन ड्राइव ही थी विच वॉज हेडेड बाय सदगुरु जग्गी वासुदेव। और बेसिक सा इसका रीजन यही था इस मिशन का कि जितने ज्यादा आपके ट्रीज डिसअपियर होते जा रहे थे उतनी ही ज्यादा सॉइल इरोजन हो रही थी, जिसकी वजह से कावेरी ड्राई होती जा रही थी और जो उसके लोकल फार्मर्स थे वो सफर कर रहे थे। सो इसके जो बेनिफिट्स हैं अगर उसके बारे में बात करें इस मिशन के, तो सिग्निफिकेंटली इट विल इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ एंड ग्राउंड वाटर टेबल्स। ऑल्सो जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी। Other than that, it is also expected to sequester up to 12 trillion liters of water in the Kaveri। ठीक है जी। तो इसके साथ के साथ अगर हम एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जो हमारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट है उसका जो ट्रिब्यूनल अवार्ड है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से वाटर एलोकेशन की गई थी 2007 में। बट रिसेंटली ही 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी चेंजेस लाए थे इसमें कि जो आपका कर्नाटका का शेयर है वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है जी। तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़िए अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल लीफ प्रोग्राम लॉन्च्ड एट G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर मीट। ठीक है जी। तो रिसेंटली ही अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमारी G20 कंट्रीज की एनवायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। ठीक है जी, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। So India believes that equity, common but differentiated responsibilities, finance and technology partnerships are key pillars and India is walking the talk on Paris Agreement and its climate commitments। तो जो आपका ग्लोबल इनिशिएटिव है ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, बेसिक सा ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स टू प्रिवेंट हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन विद इन G20 member states and globally, taking into account possible implications on the achievement of other sustainable development goals and adhering to the principle of doing no harm। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस इनिशिएटिव का वो यही है कि जो आपकी लैंड डिग्रेड हो गई है उसे रिस्टोर किया जाए। ठीक है जी। और अगर हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म, बेसिकली ये आपका इट इज एन इनोवेटिव एक्शन ओरिएंटेड इनिशिएटिव aimed at creating a global research and development program to advance research, innovation, and capacity building in all facets of coral reef conservation, restoration, and adaptation। ये प्लेटफॉर्म आपका बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेगा टू एनहांस कोरल रीफ कंजर्वेशन। ठीक है जी। तो हम कोरल रीफ्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लैंड थ्रेट अगर हम देखें, डेटा कितना अवेलेबल है हमारे पास, इंडिया के अंडर 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स अभी तक हमारा लैंड अंडर डिग्रेडेशन है विच अकाउंट्स फॉर 29.3%। ठीक है जी। इंडिया ने जो टारगेट सेट किए हैं 2020 के लिए वो है 13 मिलियन हेक्टेयर लैंड वो रिस्टोर करना चाहेंगे जो वो खो चुके हैं, एंड बाय 2030 एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है जी। उसी तरीके से ग्लोबल टारगेट्स भी यहाँ सेट किए गए हैं 2020 एंड 2030 के लिए। तो आपको ये पता होने चाहिए टारगेट्स और किस ईयर के लिए टारगेट्स हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका इस तरीके का क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में आ जाता है इजिली। ठीक है जी। तो G20 की ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। तो अगर G20 के बारे में बात करनी चाहें तो हम कह सकते हैं बेसिकली आपकी 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। ये कंट्रीज के नेम्स यहाँ मेंशन है। तो ये रीजंस के बारे में बात करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के बेसिक से क्या रीजंस हैं। तो बेसिक रीजंस तो आपकी जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा काटना, ठीक है जी, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड, फॉडर एक्सट्रैक्शन,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड्स, फॉरेस्ट फायर काफी बड़ा रीजन है ये भी, ओवर ग्रेजिंग, ये सब बेसिक से रीजन है। और अगर और फैक्टर्स के बारे में बात करें जो लार्ज स्केल डिग्रेडेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, तो वो है हमारे कि जैसे कल्टीवेशन टू लैंड्स ऑफ लो पोटेंशियल और हाई नेचुरल हैजार्ड्स, नॉन अडेप्टेशन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे आपका इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, अगर आप फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं तो लैंड तो डिग्रेड होती ही जाएगी। इम्प्रॉपर प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है ये भी। मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स एंड एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये देखा गया है काफी लोग ऐसा करते हैं, ग्राउंड वाटर को कम मिसयूज करते हैं, जितनी जरूरत भी नहीं होती उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ग्राउंड वाटर टेबल्स हैं वो डाउन होते जा रहे हैं। तो यहाँ हमने दिखाया आपको कि क्या विशियस साइकिल है लैंड डिग्रेडेशन की, किस तरीके से पॉवर्टी की वजह से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फिर जो आपके लैंड रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका मार्जिनल लैंड है उसका इनअप्रोप्रिएट यूज किया जा रहा है, और उस चक्कर में हम नॉन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। फिर लैंड इवेंचुअली डिग्रेड हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, जिसकी वजह से इवेंचुअली पॉवर्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें जो काम कर रही है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो वो है आपकी यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो 1994 में ये स्थापित की गई थी, एंड इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो बेसिक सा जो इसका फ्रेमवर्क है 2018-2030 के लिए, उसमें उन्होंने टारगेट सेट किए हैं, हर एक कंट्री ने अपने अपने टारगेट सेट किए हैं, ग्लोबल टारगेट भी है, और बेसिक सा ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इज टू बिल्ड अ फ्यूचर दैट अवॉइड्स, मिनिमाइजेस एंड रिवर्सेस डेजर्टिफिकेशन, जिसे हम लैंड डिग्रेडेशन भी कहते हैं, एंड मिटिगेट्स द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट इन अफेक्टेड एरियाज एट ऑल लेवल्स। एंड फाइनल जो इनका मकसद है, क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो ये है कि टू अचीव अ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल वर्ल्ड। ठीक है जी, कंसिस्टेंट विद द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब हमने पढ़ाई लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। आइए अब देखते हैं कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ्स बेसिकली काफी बेसिक सा टॉपिक है, आपका ज्योग्राफी का, आपने पढ़ा तो होगा ही इसके बारे में। दीज आर लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ स्केलेटन्स ऑफ कॉलोनियल मरीन इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड कोरल। बेसिकली जो कोरल स्पीसीज हैं दैट बिल्ड रीफ्स आर नोन एज हर्माटिपिक और हार्ड कोरल्स, बिकॉज दे एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, from seawater to create a hard, durable exoskeleton that protects their soft sac-like bodies. और भी species होते हैं जिन्हें हम soft corals कहते हैं, who do not contribute in building reefs. So gradually ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं आपके coral reefs, and as the centuries pass, the coral reef gradually grows one tiny exoskeleton at a time until they become massive features of the marine environment. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स के बारे में कि कौन कौन से कोरल रीफ्स होते हैं, तो आपके एक होते हैं फ्रिंगिंग रीफ, देन कम्स द बैरियर रीफ, एंड देन कम्स द अटोल रीफ। ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपके लैंड से अटैच्ड होते हैं। फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड, और ये काफी बड़े साइज में होते हैं। ठीक है जी। अटोल रीफ आपका बेसिकली क्या होता है, मोर और लेस सर्कुलर और कंटिन्यूस बैरियर रीफ, जो कि कंटिन्यूटी में चलता जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम इंडिया में ही बात करें कि आपका जो जहां जहां आपके कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, सो जैसे आपका गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, मालवान एरिया हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, फिर आपके अंडमान आइलैंड्स हो गए, निकोबार आइलैंड्स होंगे, तो यहाँ पर सब जगह कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। और इस तरीके से जो आपके अटोल रीफ्स हैं वो बेसिकली लक्षद्वीप में ही बताए हैं एज पर द मैप, बाकी एरियाज में फ्रिगिंग रीफ्स हैं। ठीक है जी। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका थर्ड टॉपिक है सोलर साइकिल 25 रिसेंटली अनाउंस्ड बाय नासा एंड NOAA साइंटिस्ट। ठीक है जी। तो सोलर साइकिल बेसिकली क्या होती है, आपकी एक साइकिल हम कह सकते हैं सन की, जिसमें वो धीरे धीरे आपके डार्क स्पॉट्स जनरेट करता जाता है, और एक टाइम आता है कि वो डार्क स्पॉट्स अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाते हैं, फिर वो सोलर फ्लेयर्स छोड़ते हैं। ठीक है जी। जिसकी वजह से काफी डिसरप्शंस आती हैं सोलर सिस्टम में, और धीरे धीरे जब वो फ्लेयर्स इजेक्ट किए जाते हैं सन से, उसके बाद वो दोबारा से अपने नॉर्मल पोजीशन पर चला जाता है। तो ये सारी आपकी एक तरीके से हम कह सकते हैं सोलर साइकिल है। तो यही रिसेंटली सोलर साइकिल 25 नासा ने अनाउंस की है कि वो शुरू हो गई है। सो सोलर साइकिल्स हैव इम्प्लीकेशंस फॉर लाइफ एंड टेक्नोलॉजी ऑन अर्थ एज वेल एज एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं
जो आपकी राइट हैंड साइड वाला सेक्शन है वो है आपका सोलर मिनिमम, ठीक है जी। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो आपका सोलर मैक्सिमम। तो एक सोलर साइकिल में वो मिनिमम से शुरू होती है, देन इट कम गोज टू द मैक्सिमम पॉइंट, और फिर दोबारा वो मिनिमम में। तो जो आपका मिनिमम पॉइंट जब होता है वो धीरे धीरे आपके सनस्पॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं सन में, सन के एटमॉस्फेयर में, जिसे हम फोटोस्फेयर भी कहते हैं। तो वो जो सन स्पॉट्स हैं वो ग्रेजुअली उनका साइज बढ़ता जाता है, और एक पर्टिकुलर साइज तक आने के बाद दे एमिट सोलर फ्लेयर्स, जिसका इफेक्ट हमारे अर्थ पर भी पड़ता है और जो हमारे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हैं उन पर भी पड़ेगा। तो अगर हम बात करें हाउ डू साइंटिस्ट ट्रैक सोलर एक्टिविटी, सो जैसे हमने बात किया ही है कि साइंटिस्ट ट्रैक अ सोलर साइकिल यूजिंग सनस्पॉट्स, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं, विच आर डार्क ब्लॉचेस ऑन द सन दैट आर एसोसिएटेड विद सोलर एक्टिविटी। सनस्पॉट्स के बारे में हमने बात की है कि बेसिकली डार्क स्पॉट्स हैं, बट दे आर रिलेटिवली कूलर देन द सराउंडिंग पार्ट्स, मतलब उनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। एंड दीज स्पॉट्स, सम एज लार्ज एज 50,000 kilometers in diameter, are visible markers of the sun's magnetic field, which forms a blanket that protects solar system from harmful cosmic radiation। और जैसे हमने बात की कि जब वो पर्टिकुलर एक साइज का हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं जब वो 50,000 किलोमीटर इन डायमीटर हो जाता है, दैट इट मे रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन लीड टू सोलर फ्लेयर्स। तो सोलर फ्लेयर्स वो इजेक्ट करना शुरू कर देता है। हमने बात की है कि साइकिल कैसे आपकी सोलर मिनिमम से शुरू होती है, सोलर मैक्सिमम तक पहुंचती है, फिर दोबारा सोलर मिनिमम पे आती है, ठीक है जी। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये बताया ही है कि जो आपका सोलर साइकिल 25 का सोलर मिनिमम था वो दिसंबर 2019 में आया था, और एज पर देयर प्रेडिक्शंस जिसका सोलर मैक्सिमम है वो आएगा आपका जुलाई 2025 के अराउंड, ठीक है जी। तो तब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं किस तरीके की सोलर फ्लेयर्स रिलीज होती हैं सन से, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स अर्थ एज वेल एज द सोलर सिस्टम। तो अगर हम बात करें व्हाई डू साइंटिस्ट ट्रैक सोलर एक्टिविटी और हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ्स, हम कह सकते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द कोरोनल मास इजेक्शंस, जो कि आपके सनस्पॉट से निकलती हैं, रीच नियर द अर्थ, दे कैन ट्रिगर इंटेंस लाइटनिंग इन द स्काईज रेफर टू एज अरोरास। और जब ये पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे कैन ऑल्सो इंटरफियर विद पावर ग्रिड्स एंड कैन कॉज इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस एज वेल एज पावर आउटेजेस। As per the NASA, the solar flares and coronal mass ejections are the most powerful explosions in our solar system. It can also affect our radio communications, global positioning systems, connectivity, power grids, and satellites. So 1967 में ही ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सोलर फ्लेयर की वजह से, जब आपका जो यूएस एयरफोर्स बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम है अलास्का में, वो जैम हो गया था ड्यू टू अ सोलर फ्लेयर। बट उस टाइम यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा कि ये काम सोवियत यूनियन का है, एंड दे वर अबाउट टू लॉन्च अ न्यूक्लियर वॉर विद देम, बट द साइंटिस्ट एट द नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस Defense Command Center informed them and told them that the solar flare was responsible for that. So recently, scientists have developed a new model that can successfully predict 7 of the sun's biggest flares from the last solar cycle out of the set of 9 with the help of NASA Solar Dynamics Observatory। जी तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ें। आइए हमारे फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हार्वेस्ट मून के बारे में। हार्वेस्ट मून बेसिकली क्या है? इट इज टिपिकली अ फुल मून विच इज सेट टू टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ लेट सितंबर और अर्ली अक्टूबर। सो हार्वेस्ट मून क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इट रिमेन्स सो dazzling and glaring that it shines late till night, which in earlier times used to help farmers to harvest their summer agricultural produce beyond midnight। तो इसलिए इसे हम हार्वेस्ट मून के नाम से जानते हैं। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट कि जो ग्लिटरिंग फिनोमिना है हार्वेस्ट मून का, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस 17 टाइम्स फ्रॉम 1970 टू 2050, ठीक है जी। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि ऑन एन एवरेज दिस फुल मून अकर वंस इन 3 years बट मे वेरी अप टू 8 years। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ये 2028 में ही आए। और इसके साथ ही साथ हार्वेस्ट मून को हम सितंबर फुल मून भी कहते हैं, बिकॉज इट टेक्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू राइज टू द होराइजन एज टेकन बाय द सन टू सेट इन द इवनिंग, विच डिफर्स फ्रॉम जो आपका नॉर्मल डे डिफरेंस कितना होता है 50 मिनट्स का बिटवीन मून राइज एंड सनसेट। पर हार्वेस्ट मून के दौरान क्या होगा? जिस दौरान आपका सनसेट होगा उसी दौरान आपका मून राइज भी होगा। इंटरेस्टिंगली जो अक्टूबर में आपका सेकंड फुल मून होगा उसे हम ब्लू मून के नाम से जानेंगे, नॉट बिकॉज इट अपीयर्स ब्लू इन कलर बट बिकॉज इट इज जस्ट सेकंड फुल मून इन एनी कैलेंडर मंथ। और ये काफी रेयर होता है कि 2 ब्लू मून्स टू अकर इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ, एंड दिस हैपेंस ओनली 2 to 4 times इन अ सेंचुरी।
Besides that, the next moon after the harvest moon will be called hunter's moon. तो hunter's moon क्यों कहते हैं? As its glaring light will help hunters to prey till late at night. तो इस तरीके की जो नॉमेनक्लेचर है इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट्स में जब ये यूज किए जाते हैं तो आपको इजी होना चाहिए कैच करना कि आपने ये चीज कहाँ पढ़ी थी। तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आज का, ऑटोमिनल इक्विनॉक्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये तो हमें पता ही है, काफी सिंपल सा टॉपिक है इक्विनॉक्स। तो सितंबर 22 को द डे एंड नाइट वाज ऑलमोस्ट इक्वल इन द लोकेशंस मार्किंग द स्टार्ट ऑफ ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विच लास्ट टिल विंटर सोलिस्टिस December 21 और 22। ठीक है जी। तो इक्विनॉक्स क्या होता है आपका? बेसिकली जहां पर आपका डे एंड नाइट आर इक्वल। सो एट दिस पोजीशन आपके कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होते सन की तरफ को। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, और इसी वजह से हम इसे इक्विनॉक्स भी कहते हैं। सो ऑन 23 सितंबर जो हमारा इट इज द ऑटम सीजन, जो कि आपका समर के बाद आता है बट विंटर से पहले, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। बट आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर में ये आपका स्प्रिंग सीजन होता है विच इज जस्ट आफ्टर विंटर एंड बिफोर द समर। ठीक है जी। तो यहाँ पर अच्छे से डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है आपको सारा कॉन्सेप्ट इसका। जो आपका वर्नल इक्विनॉक्स होता है जो आपका 21 मार्च को आता है, तो उस दौरान आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इक्विनॉक्स के दौरान क्या होता है कि जो सन की रेज होती हैं वो बिल्कुल आपके पूरे अर्थ पे पड़ती हैं, ना कि किसी एक पोल पर ज्यादा इफेक्ट होता है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपने कुछ नॉलेज गेन की होगी इस वीडियो से, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके जितने भी सितंबर और अक्टूबर के टॉपिक्स हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। मैक्स टू मैक्स आपके 6 वीक्स तक हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।